तो स्टूडेंट्स क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम अध्याय 8 में है जिसका नाम है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। और इस अध्याय को हमने लास्ट वीडियो में ही स्टार्ट कर लिया था और उस वीडियो में हमने डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व को याद करने का ट्रिक सीखा और जनरल इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे जिसमें आज हम डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। डी ब्लॉक वाले क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व आएंगे डी ब्लॉक के अंतर्गत, उन सारे तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, और एफ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सारे तत्वों को आंतर संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंतर संक्रमण तत्व। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इनर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व बोला जाता है। और एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है? आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डी ब्लॉक के तत्व है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। ठीक है, ये जो डी ब्लॉक होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। एस ब्लॉक कौन होते हैं? जो प्रबल विद्युत धनी होते हैं। ठीक है, प्रबल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाले होते हैं। और पी ब्लॉक वाले क्या होते हैं? विद्युत ऋणी वाले होते हैं। ठीक है, ये विद्युत धनी होते हैं और ये क्या होते हैं? विद्युत ऋणी होते हैं। तो इस तरह से जो डी ब्लॉक है वो अत्यंत विद्युत धनी एस ब्लॉक और विद्युत ऋणी पी ब्लॉक के तत्वों के बीच क्या काम करता है? संक्रमण का कार्य करता है। यही कारण है कि इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है कि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि जो डी ब्लॉक के तत्व है वो अत्यंत विद्युत धनी एस ब्लॉक के तत्व तथा विद्युत ऋणी पी ब्लॉक के तत्व के बीच संक्रमण का कार्य करता है। यही कारण है कि इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है डी ब्लॉक को। ठीक है, अब एफ ब्लॉक को आंतर संक्रमण क्यों कहा जाता है इसको मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? उनका जो स्थान है वो संक्रमण तत्वों के भीतर होता है। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों का स्थान संक्रमण तत्वों के भीतर होता है, इसलिए इन्हें आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। ओके, और एफ ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड आते हैं। ठीक है, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ बुक से पीरियोडिक टेबल से। यहाँ पे देखिए ये पूरा डी ब्लॉक का एरिया है और इस डी ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पे एफ ब्लॉक के भी दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लैंथेनम और एक्टिनम। यहाँ पे दिख रहा है आपको LA, लैंथेनम और एक्टिनम। तो ये डी ब्लॉक के अंतर्गत ही इन जो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं ये दोनों तत्व ये संक्रमण तत्व के भीतर होता है, अंदर होता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, एफ को। अब देखिए संक्रमण तत्व और किसे कहेंगे? अगर हमको इसकी परिभाषा बतानी हो तो इस तरह से भी बोल सकते हैं कि संक्रमण तत्व वे कहलाते हैं जिनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में आंशिक रूप से डी कक्षक भरा होता है। ठीक है, या फिर अगर सिंपली कहा जाए, बहुत सीधे सीधे लैंग्वेज में कहा जाए तो जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे हों। ठीक है, जिनके डी कक्षक आंशिक या फिर अपूर्ण रूप, ठीक है, आंशिक रूप से भरे हों, या इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? अपूर्ण रूप से भरे हों, तो वो क्या कहलाएंगे? संक्रमण तत्व कहलाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कॉपर है तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 29 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। ठीक है, तो अब हमको डी वाला देखना है तो यहाँ पे आपको डी वाला दिख रहा है तो यहाँ पे D10 है, मतलब
डी कक्षक क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है। डी में कितने होते हैं, 5, है ना, 1 2 3 4, ये 5। तो इसके तो पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना, तो इसके कक्षक पूरे भरे हैं, तो इसके कारण इसको संक्रमण धातु के रूप में नहीं मान सकते हैं। अब यहीं पे देखिए Cu+ हो गया, मतलब कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसका हो जाएगा कितना, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, डोनेट किया है, ठीक है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा यहाँ तक आएगा 3d10, 4s तो नहीं रहेगा, ठीक है, गायब, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे भी डी कक्षक क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए Cu2+, ठीक है, 2+, इसका मतलब क्या है, 2 और कम कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका 27 हो जाएगा, ठीक है। 29 था, उसमें 2+ चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, तो कितना हो गया 27। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी में कितने हैं, 9, है ना, 3d9 है, तो इसका मतलब क्या है, ये अपूर्ण है। तो अपूर्ण है तो इसलिए क्या कहा जा सकता है कि ये संक्रमण धातु है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि जिनके जो डी उपकक्षक है वो आंशिक रूप से ही भरे हो तो वो क्या कहलाएगा, संक्रमण तत्व कहलाएगा। डी ब्लॉक का वर्गीकरण, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको 3D, दूसरा क्या हो जाएगा 4D, तीसरा 5D और चौथा 6D, इन 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 3D को बोला जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। 4D को क्या बोला जाता है, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और 5D को तृतीय संक्रमण श्रेणी, और 6D को चतुर्थ संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। अब इनकी बात करूं तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D वाले के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगा 3D 1 से लेके 10, ठीक है, मतलब इसमें जो 3D डी वाले में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 से लेके 10 तक के हो सकते हैं, 4s 1 से लेके 2, ठीक है। ये है 3D वाले का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 4D वाले के लिए क्या हो जाएगा, तो चूंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4D ऑर्बिटल में एंटर करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा इसका 4D 1 से लेके 10, ठीक है, और 5s 1 से लेके 2, ठीक है, ये 5 है ना। और 5D वाले के लिए क्या हो जाएगा, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से में 5D, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 से लेके 10, फिर 6s 1 से लेके 2, सबका वही है, बस ये जो है डिफरेंट होगा, ठीक है। ये 3 क्योंकि ये 3D के लिए, 4D के लिए, और इस तरह से फिर आपको आगे बढ़ाना, ये 3 ये 4 ये 4 ये 5 ये 5 ये 6, ठीक है, इस तरह से आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाए 6D, ठीक है, 1 to 10, और क्या हो जाएगा 7s 1 to 2, ठीक है। तो इस तरह से इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। ये माइनस है ना, ये 1 से लेके 2 तक का। और अगर संक्रमण तत्वों का मतलब संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा n-1 D 1 से लेके 10, ठीक है, ns 0 to 2, ठीक है। ये है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी जो सप्ली का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये जो है 1 नंबर के लिए पूछा गया था कि संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो ये है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहाँ पे n मतलब होता है कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये जो उनके अंतर्गत आते हैं, संक्रमण तत्वों के अंतर्गत जो वर्गीकरण हुआ है
उनका ये है समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अब हम तत्वों को लेकर ही देखेंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं उसको फिर बुक से बता देती हूँ, जिसको आपको केवल बुक से ही करना है। ठीक है, उसको आप नोट नहीं करोगे, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है केवल आप उसी को ही नोट कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये 3D वाले श्रेणी, ये 4D और ये 5D। 6D वाले क्या होते हैं, वो जो होते हैं सिंथेसिस गैसेस हैं, इसलिए उनका अभी तक ज़्यादा अध्ययन नहीं हुआ है। इसलिए अगर हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कंपेरेटिवली तो 3 श्रेणी के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है 3D वाला श्रेणी, जिसमें स्कैंडियम से लेके जिंक तक के तत्व आते हैं। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, आर्गन 3D1 4s2। ठीक है, उसके बाद 3D2 4s2। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो भाग है, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा क्लोज कर देती हूँ। 3 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3D4 होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लेकिन क्या है, नहीं है, ये जो है एक अपवाद है। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा डार्क में जो है दिया गया है। मोटे अक्षरों में जो तत्व दिए गए हैं वो अपबाऊ के नियम का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए Mn, ये ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 है, ये वाला क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉपर, इसके 3D में कितने हैं, पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इस तत्व इस वाले लाइन पे अपवाद है। ठीक है, और बाकी सबका तो ठीक है। उसी तरह 4D वाले में देखिएगा तो 4D वाले में जो जो मोटे अक्षरों से लिखा गया है वो लोग अपमाऊ के नियम का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, और इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये 4D1, ये 4D2, ये 4D3 होना चाहिए लेकिन 4 है। ये 4D कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए लेकिन 5 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला तो 5 ही है। ठीक है, ये वाला 6 होना चाहिए लेकिन 7 है। ये वाला क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए लेकिन 8 है। यहाँ पे 9 होना चाहिए लेकिन 10 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मरकरी का भी है, यहाँ पे 10 है ना। तो इस तरह से यहाँ पे 9 होना चाहिए, जबकि तो ये जो है अपवाद में आते हैं। और इसका जो रीज़न है यहाँ पे जो है दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगी, पहले इधर बता देते हैं। 5D वाले में भी जो मोटे अक्षर में लिखा गया है वो भी अपबाऊ के नियम का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न बताया गया है कि जो क्रोमियम है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और सिल्वर है, तो इनका जो अपेक्षित विन्यास है और जो वास्तविक विन्यास है क्या होना चाहिए। क्रोमियम का जैसे कि देखिए यहाँ पे 3D5 दिया है, होना क्या चाहिए, 3D4 होना चाहिए, लेकिन क्या है, वास्तविक वाला 3D5 है। कॉपर का भी उसी तरह 9 होना चाहिए लेकिन 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रीज़न दिया गया है। ठीक है, क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम और सिल्वर के लिए तो ये कारण दिया जा सकता है कि डी ऑर्बिटल की अर्धपूरित, ठीक है, मतलब आधी भरी हुई या फिर पूर्ण पूरित मतलब पूरी भरी हुई अवस्था में ये अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, या तो आधी वाली अवस्था में पूरी तरह स्थायी होंगे या पूरे वाले अवस्था में पूरी तरह से स्थायी होंगे, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से है। ठीक है, तो अगर आपको ये जो है क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम, कॉपर, मोलिब्डेनम और सिल्वर जो होंगे वो उनका अपबाऊ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों नहीं है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि डी ऑर्बिटल की अर्धपूरित अथवा पूर्ण पूरित अवस्था में स्थायित्व अधिक होता है और ये अपने स्थायित्व के कारण, अपने आप को स्थायी होने के कारण ही इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह का होता है, ना कि ये वाला होता है। ठीक है, बट प्लैटिनम के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो प्लैटिनम है उसको इस लेवल पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता 12th के लेवल पे, तो इसलिए हमको उसको ध्यान में नहीं देना है। आपके लिए बस ये है कि यहाँ पे जो अपवाद है, ठीक है, जिनका अपेक्षित विन्यास इस तरह से होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में इस तरह से है, तो वो उसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो सिंपल सा रीज़न है, क्या है कि उनको स्थायित्व होने के लिए, ठीक है, स्थायी होने के लिए इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उनका। तो आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, और हम कल जब पढ़ेंगे तो दूसरे अन्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे।